एक बार इस वाले स्टूडियो में चेक करो। ये चालू हो गया मैम। हो गया। एक बार मैंने फिर से किया आप यहाँ से अपनी वो स्लाइड चेंज करके देखना वहाँ दिखा रहा है क्या? कैमरा ऑफ उस पर देखो क्या उसने दिखाया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करा ये जो आपने करा। नहीं कर रहा है, reflect नहीं कर रहा। एक बार वहाँ पे किया वो भी किया उसने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट किया ना, हाँ तो ठीक है। पर अब मैं लाइव हूँ राइट? हाँ आप लाइव हो, वहाँ पे जाओ, पीछे जाओ और फिर यहाँ इससे पीछे चले जाओ और फिर वहाँ अपना कैमरा ऑन करो। हाय एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मुझे बताइए क्या मेरा आवाज सबको आ रहा है सही से? प्लीज लेट मी नो एम आई ऑडिबल और नॉट। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था बट हमने सॉल्व कर लिया है। आई गेस अभी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। सो लेट मी चेक हु ऑल आर देयर। या यस, शिवम गुड मॉर्निंग। शिवम क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सागर गुड मॉर्निंग। सुनीता गुड मॉर्निंग। ताज कुमार गुड मॉर्निंग। नेहरू मातो गुड मॉर्निंग। अर्जुन मलिक गुड मॉर्निंग। कौशिक डे गुड मॉर्निंग। ओके समीर गुड मॉर्निंग। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज सेट। एंड अब हमें स्टार्ट करना चाहिए राइट? थोड़ा सा लेट हो चुका है आज बट थोड़ा टेक्निकल इशू आ चुका था। अब सब सही है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज हमारा टॉपिक जो है आपको पता ही ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर TFR पेपर। आई एम गोइंग टू डिस्कस योर 2020 पेपर, जो रिसेंट का पेपर है 2020। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर। उसमें से चीज जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है, EMT का पार्ट, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो लगभग 8-9 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि सब लोग भी कितना सॉल्व कर पा रहे। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट विथ योर पेन एंड पेपर। आपकी नोटबुक है, जो भी आपका प्रिपरेशन बुक है या फॉर्मूला बुक है, वो लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, कुछ चीज़ें आपको आंसर भी करनी है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। चलिए तो उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। द शेड्यूल ऑफ द वीक एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आज जैसे कि या आस्था इज आस्किंग मैम कैन यू अपलोड दैट पेपर। बिल्कुल, वैसे तो उनके ऑफिशियल साइट पे सारे पेपर मिल ही रहे हैं। इफ यू वांट वी कैन डू दैट। यू विल इजीली गेट अ TFR 2020 पेपर। इनफैक्ट सारे प्रीवियस पेपर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे उनके वेबसाइट पे, तो कोई बात नहीं, उसमें आराम से आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द वीक। जैसे कि आज मेरा EMT का डिस्कशन है। इन द इवनिंग एट 4 o'clock साहिल सर विल बी देयर एंड ही विल टेक योर क्लासिकल पार्ट, राइट? And then after you will have again Padikar sir with MMP part and your Rahul sir with the nuclear physics part. So keep watching with us. And और एक चीज कि जो हमारा CSIR नेट का एक कंबाइंड बैच होता है जो IFS चलाता है, जिन लोगों को पता नहीं है, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, you will also get a CSIR as well as your GATE lectures. So we call it as a combined package for the CSIR as well as GATE, those who are preparing for both of this. So that will be taken. This course actually has been started from the 1st March. तो जो लोग इस पर्टिकुलर CSIR नेट एंड गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस कोर्स के लिए जरूर इनरोल कीजिए। अभी टाइम काफी हो नहीं चुका है, यू कैन डेफिनेटली इनरोल। बात करते सिर्फ जिनको गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, आने वाला 2022 का गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, they can buy this package and the batch has also been started on the 1st March. So you can contact on the given number or you can visit the website. और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज, लेट मी नो यू इन अ क्विक वे दैट योर CSIR नेट बैच मोस्ट प्रोबेबली, ये जो CSIR अभी नेक्स्ट CSIR जो होगा प्रोबेबली ना जून 2021, तो अच्छे खासे 3-4 महीने आपके पास है। यू कैन बाय दिस कोर्स, यू कैन इनरोल योर सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 8th of the March. I'll write it here. The batch will start from 8th March. So those who are targeting your June 2021 पेपर CSIR का, वो 8 मार्च से बैच स्टार्ट हो रही है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है टू विजिट द वेबसाइट, टू गो थ्रू द डिटेल्स। प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स एंड इनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। सो 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है CSIR का बैच, तो कीप इन माइंड।
आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। उससे पहले देख लूं मैं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। ऑप्टिक्स इंक्लूडेड टुडे, नो सागर, हमारे प्रशांत सर ने ऑलरेडी ऑप्टिक्स ले चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी वो रिकॉर्डेड सेशन में, डोंट वरी। समीर इज आस्किंग मैम कैन यू गिव अ लेक्चर ऑन ऑप्टिक्स विच इज आस्क्ड इन एन एग्जाम। समीर, ऑप्टिक्स के ऊपर भी हमारे सारे सेशन जो है प्रशांत सर ले रहे हैं, डेफिनेटली ही इज ट्राइंग इज बेस्ट, हम सारी की सारी चीजें आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शिवम इज आस्किंग कोर्स ड्यूरेशन कितना है। शिवम, इफ यू आर ओनली बाइंग द CSIR वाला पैकेज, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 7 मंथ, 7 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपका गेट और CSIR दोनों का पैकेज की अगर आप बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ, मतलब 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। ओके ओके, सो यस, भानु प्रताप इज आस्किंग दिसंबर वाला नेट नहीं होगा क्या। तो भानु प्रसाद, हम यही बोल सकते हैं फिलहाल की सिचुएशन को देख के कि दिसंबर का अलग सा तो होने के चांसेस कम है, बट आने वाले जून में, जून 2021 का होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशंस को। यस, पीयूष इज आस्किंग कितना देर हुआ। पीयूष, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द EMT। अब सब लोग ध्यान देना है कंटेंट के ऊपर। ओके, नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन पेपर, लेट्स डिस्कस दिस पेपर एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है, आंसर्स कमेंट में बताने हैं। आई रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि कंसिडर अ 2 concentric sphere of radii A and B, where A and B, the shaded space between the 2 sphere is filled uniformly with a total charge Q. Okay, the electric field at any point between the 2 sphere at a distance r from the center is given by. आसान सा सवाल है, राइट? क्या बोल रहा है, सिंपली गॉस लॉ लगाना है। यू आर सपोज टू यूज द गॉस लॉ। गॉस लॉ तो सबको आता है। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब बेसिकली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। गॉस लॉ अगर हम लगाएं तो विल आई ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, लेट्स से लाइक दिस। द गॉसियन सरफेस विल हैव द रेडियस ऑफ आर। कुछ लोगों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, कौशिक यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो हमें बस क्या करना है, इफ आई टेक द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे जगह है, एक्चुअली है, वी कैन राइट इट हियर ओनली। तो सबसे पहले लिखो डेंसिटी। जब भी गॉस लॉ निकालते हो, मैं गो विद दिस स्टेप्स, यू विल फाइंड इट इजी। तो व्हाट इज योर डेंसिटी? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना है, लेट्स से द टोटल चार्ज इज Q। आई होप इट इज विजिबल। हाँ, तो टोटल, मैम वॉइस आ रहा है, क्वेश्चन दिख नहीं रहे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिखेगा, पक्का दिखेगा, डोंट वरी ज्योति दीप, आई विल मेक सम स्पेस। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्पेस भी बना सकती हूँ लाइक दिस। ओके, अब सही है। चलो, अब यहाँ पे डेंसिटी क्या है हमारी, द डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, the volume in which your charge is distributed, the volume in which your charge is distributed। तो ये कौन सा वॉल्यूम है, ये मैं इस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। तो ये वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, योर 4/3 पाई आर क्यूब। बट जो वॉल्यूम जिसमें ये चार्ज इनक्लोज्ड है वो कौन सा है, आर क्यूब, मतलब दिस विल बी माई बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सिंपली दिस इज व्हाट माई डेंसिटी। ये क्लियर है, ये बात क्लियर है सबको। बस अब मुझे क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ में कैसे लगाऊं, माई इंटीग्रल EDS is equal to Q upon epsilon naught. So EDS, DS मतलब I'll take the surface area of my Gaussian surface, that will be my 4 pi r square equal to my total charge enclosed, I'll write this is Q enclosed divided by epsilon naught. That's it, isn't it? अब क्या करना है हमें एक्चुअली, तो हमारी आ गई Q enclosed। हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल Q enclosed equal to how much, you have Q enclosed equal to how much, can anyone tell me in the comment section, मतलब ये वाला चार्ज जो enclosed है इसके अंदर, so that is nothing but my same, so I'll write it here, my Q enclosed equal to rho times my 4/3, how will I write, my 4/3 pi, now this is my r cube minus a cube, this is what my Q enclosed, isn't it? सबको दिख रहा है? हाँ, तो बस अभी ये जो रो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये रो की वैल्यू हम कहाँ से पुट करते हैं, जस्ट पुट दिस रो फ्रॉम हियर, इस रो की वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर देना, तो बस आई थिंक अभी आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आ जाएगा आपका ये आंसर। तो मैं अगले पेज पे लिखूं, ये नोट डाउन कर लिया, अगले पेज पे चले जाते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा, सिंपली आई राइट इट हियर, सो दिस विल बी माई ई, या माई दिस इज हाउ मच 4 pi r square इक्वल टू माई Q enclosed कितना हुआ, I'll write first Q enclosed equal to my rho times, oh I'm just sorry, yeah,
So it is rho times, this is 4 by 3 pi r cube minus a cube and divided by epsilon naught. epsilon naught भी तो है यहाँ पे. अब just मैंने इस रो की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा मेरा, oh I'm sorry, this is multiply ना, हाँ I'll write it dot product, 4 pi r square equal to my rho. How much is my rho? Just put the value from here, q upon, so I'll write that. So it is my q upon my 4 by 3 pi, this is my b square b cube minus a cube and into my 4 by 3 pi, this is my r cube minus a cube and divided by epsilon naught भी तो है यहाँ पे. तो बस क्या बच गया अपना, तो 4 by 3 पाई को काट दो तो बचता क्या है हमारा यहाँ पे. अगर हम इसको देखें तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माई क्यू टाइम्स, दिस विल बी माई क्यू डिवाइडेड बाई माई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस विल बी माई हाउ मच, दिस विल बी माई आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब. ऐसा कुछ आ रहा है, प्लीज चेक. So what is the answer? That is nothing but my which option? Option A. कौशिक ने बिल्कुल सही बोला था. या विजय also has given the correct answer. बहुत बढ़िया. ठीक है, so this is our answer. ठीक है, आसान था राइट, काफी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें. चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगले क्वेश्चन पे बढ़े. Yes, let me just, yeah, now this is fine. चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा. चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेइंग 4 students were asked to write down possible form for the magnetic vector potential corresponding to a uniform magnetic field of magnitude b along the positive z direction. अब क्या बोल रहा है कि हाँ positive z direction, these return, okay sorry, 3 returned the correct answer and 1 returned an incorrect answer. Their answers are reproduced below. Which is the incorrect answer? पूछ रहा है कि incorrect answer कौन सा है. Anyone has any option? किसने solve किया already पेपर, कोई किसी का कोई आंसर आ रहा है. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बच्चों जो कोई 4 स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या लिखा है, they have written the possible your magnetic potential. How do we define magnetic potential? Your A bar. So actually जो result मिलना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, it should be a magnetic field along the positive z direction. मतलब इट्स सिंपली, हाउ डू वी राइट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का रिलेशन, दैट योर बी बार इज इक्वल टू डेल बार क्रॉस ए बार. दिस इज द टेक्निक राइट फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें ये सारे ऑल दीज आर योर ए बार, ये सारे तुम्हारे ए बार है, ऑल दीज आर योर ए बार. तो हमें बस ये कर्ल का ऑपरेशन लगाना है हर ऑप्शन के ऊपर. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा. कैसे, डेल बार क्रॉस ए बार, और देखना है कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा. ओके, सागर इज सेइंग वीडियो इज बफरिंग. ओके, आई फ्रॉम माय साइड आई थिंक सागर इट्स नो इशू. लेट मी नो इफ इट हैपन रिगरसली, तो बता देना. ठीक है, ओके. तो डेल बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, हमें हर एक ऑप्शन के लिए चेक करना है. बेसिकली हमें हर ऑप्शन का क्या लेना है, कर्ल. सो डेल बार क्रॉस ए बार, और जो भी आंसर मिलना चाहिए आपको, it has to be a magnetic field in which direction, in a z direction, in a z cap. So I think तुम्हें हर ऑप्शन के लिए ये चेक करना है कि whether the answer, कि हर ऑप्शन में अगर मैंने डेल बार क्रॉस ए बार लगाया तो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड z कैप में आ रहा है क्या. ओके, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड z कैप में आ रहा है क्या, वो बस चेक करना है. तो आप ये हमें करने की जरूरत है क्या, मुझे लग रहा है कि आप लोग ये कर पाओगे. डेल बार क्रॉस ए बार लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा. डेल बार क्रॉस ए बार, इसका भी लगाओ, इसका भी आंसर आ जाएगा. मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, वो जेड कैप के डायरेक्शन में आएगी. दैट इज व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज उन्होंने दिया है द फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी बार अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. अब बचते हैं सी और डी, क्योंकि सी और डी काफी लोगों के आंसर बोल रहे हैं. तो सी और डी में चेक करना है. चलो चेक करके देखते हैं. सिंपली चेक इट एंड देन डू इट. ओके, सो पहले मैं सी को चेक करती हूँ. सी क्या है मेरा, आई विल राइट इट हियर. सी इज गिवन एज, सी ऑप्शन सी जो क्या दिया है, हाफ, आई थिंक इट्स बी एक्स, एक बार देखना पड़ेगा, बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप, बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप. ऐसा ही है ना, चेक करते रहो राइट. हम सब साथ में करेंगे. ठीक है, सो अगर मैंने इसका डेल बार क्रॉस ए बार लगाया तो सिंपली क्या आ जाएगा मेरा, आई विल डू इट फास्ट. आई कैप जे कैप के कैप, this is my del by del x, this is my del by del y, this is my del by del z.
and I'll take the component as my, this will be my half bx and this is my minus half by. सही बात है, ठीक है। तो अगर इसका कर्ल लगो तो i का कंपोनेंट, और ये जीरो, तीसरा कंपोनेंट जीरो, z कंपोनेंट फिर भी जीरो, तो क्या आ जाएगा मेरा, अगर हमें क्विकली ले लूं तो मेरा आई कैप जे कैप में सिर्फ के कैप की बात, ओके चलो आई कैप क्या मिलेगा मुझे, आई कैप आई राइट इट हियर, आई कैप इसमें क्या मिलेगा, क्रॉस वो सभी को कर लेना आता है ना, इट विल बी जीरो, माइनस जे कैप अगर मैं लेती हूँ तो जे कैप को ले देखूँ तो इट विल बी अगेन जीरो, और अगर के कैप के लिए मैं ले लूँ तो प्लस के कैप के लिए क्या आ जाएगा, डेल वाई एंड डेल एस, तो ये भी जीरो आ रहा है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है। तो उन्होंने वही पूछा था कि विच इज द इनकरेक्ट, विच इज द इनकरेक्ट, यही पूछा था ना, यस। तो मैंने आपके सामने किया, क्या आ रहा है मेरा, ये ऑप्शन आ रहा है, तो आई एम गेटिंग अ जीरो, सो दिस विल बी एन इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी का भी करके देख लो, मैं यहीं पे करके देख लो ऑप्शन डी का, बिकॉज हम सब सामने करेंगे ना तो, और I'll make some space, okay, just wait। हाँ अब ठीक है, अब हम यही के डी का भी करके देखते हैं। तो डी के लिए अगर हम करेंगे तो सिंपली जस्ट अ मिनट, या so if I do it for D, so what I'm supposed to do, that del bar cross A bar, so I'll write it here as I cap J cap K cap del by del X del by del Y del by del Z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, this will be my minus half by by 2 and this is my plus half bx by 2, और ये आ जाएगा मेरा जीरो। कर्ल ले लो, तो मैं सीधा के कंपोनेंट के पास जा रही हूँ, तो ये मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, आई कितना मिलेगा मुझे, इसमें आई मिलेगा जीरो, माइनस जे कैप में कितना मिलेगा, इट विल अगेन जीरो, एंड प्लस के कैप में आई एम गेटिंग समथिंग, हाउ, बिकॉज you just see this will be dabba bx by dabba x and minus I am getting dabba by by dabba, this is how much y, so I am getting some k component। so what is इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, विच इज द इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, द इनकरेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो लेट्स प्रोसीड, इसमें तो एक वन बाय वन ऑप्शन लेके ही करना था, देयर इज नो शॉर्टकट एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, यस लेट्स डू दिस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड corresponding to a plane electromagnetic field propagating in a vacuum satisfy, okay, a unit vector along the direction of propagation of the plane wave is, what do you think, इसका किसी ने आंसर किया है, anyone else, सागर, आस्था, नेहरू, ओके कोई बात नहीं, सागर आंसर तो आ चुका है, राइट, सागर यू गॉट द आंसर सी, राइट, ओके कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, दे हैव गिवन द ई एक्स ई वाई ई जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड, हमें कंपोनेंट पता है, इनके यूनिट वेक्टर भी पता है, सिंपली दे आस्किंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, हाउ विल यू राइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट, टू द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे हम क्या करेंगे एक्चुअली, व्हाट विल डू इज, अगर मैं इसका डायरेक्शन है जो लिखूं, अगर मैं दिस इज माई ए बार क्रॉस बी बार, दिस विल बी माई डायरेक्शन, बेसिकली उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ई बार का भी मैं यूनिट वेक्टर लिखती हूँ, बी बार का भी मैं यूनिट वेक्टर लिखती हूँ। अगर मैं ई बार और बी बार की बात करूँ तो ई बार को कैसे लिखेंगे हम, ई बार इज इक्वल टू, लुकिंग एट दिस, दिस इज माई 1/√3 x कैप प्लस दिस इज माई 1/√3 y कैप माइनस दिस इज माई 1/√3 k कैप एक्स वाई जेड, या फिर एक्स वाई, हाँ ठीक है एक्स वाई जेड, ठीक है। और अगर मैं बी बार को लिखूंगी तो इट विल बी लाइक बी वाई और बी एक्स सेम कंपोनेंट है, तो आई राइट इट हियर 1/√2 x कैप माइनस 1/√2 y कैप प्लस 0 z कैप, ये मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा, ये मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा। अब क्या करना है, टेक इट्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना सभी का, तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो एक काम करो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ई कैप क्रॉस बी कैप करो, तो आपको आंसर भी जब मिलेगा वो यूनिट वेक्टर में मिलेगा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन रहेगी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, तो आई विल डू दिस, आई विल राइट इट हियर आई कैप जे कैप के कैप। अब इसमें कंपोनेंट जो लिखोगे तो यूनिट वेक्टर के लिख लेना, जैसे कि ये पहला क्या आ जाएगा मेरा 1/√3, दूसरा क्या आ जाएगा मेरा 1/√3, तीसरा क्या आ जाएगा -1/√3,
और अगर बी के कंपोनेंट लिखूं मैं, यूनिट वेक्टर के आ जाएगा 1/√2, फिर वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा -1/√2, और जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0। बस इतना ही है। अगर कर्ल लेना सबको आता है राइट, अभी अभी कर्ल लेना सबको आता है, और एम आई सपोज टू डू इट? बताओ आंसर मुझे, ये सब तुम लोग कर लोगे? दिस इज माई प्रोपैगेशन वेक्टर, आई राइट इट एज जो भी मेरा ई बार ई कैप क्रॉस बी कैप विल बी दिस विल बी माई propagation vector, a unit vector along the direction of propagation. आस्था इज आस्किंग मैम जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 देगा वो भी कर सकते हैं ना? फर्स्ट आस्था सॉल्व दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है सबका बता दो। मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर, कुछ नहीं है, बस ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। मैंने बस क्या किया है, मैंने आई हैव टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, these unit vector of e cap and b cap, that's it, you will get the answer. Am I supposed to do this? आ जाएगा आंसर, क्या आ रहा है आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो सब लोगों को आता है। कौशिक वेयर आर यू? ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे राइट? यस, सो सॉल्व दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट द आंसर। thumbs up, give me thumbs up if you want me to go to the next question. और जिनको लग रहा है कि नहीं मैम सॉल्व करके दे दो, तो मैं सॉल्व भी करके दे दूंगी। सो गिव मी थम्स अप इफ यू वांट मी टू गो अहेड। आंसर तो मैंने बता दिया बी। यस, बहुत बढ़िया सागर, अंकिता, अंकित सॉरी, गुंजन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अक्षय, these are not net question, these are your TFR questions 2020। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तुम लोग कर लोगे राइट। थम्स अप दिख रहे हैं मुझे थोड़ा सा लेट कमेंट आते हैं ना, सो चलो कोई बात नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन था हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है? तुम लोग भी मेरे साथ कोशिश करना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मेटालिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस एंड रेजिस्टेंस इज बेंट into a circle of radius a. The circular loop is placed in a magnetic field b bar t, which is perpendicular to the plane of wire. Okay, this magnetic field is uniform over the space, but magnitude decreases with the time as a constant rate k, where k they have given like this. The tension in the metallic wire is what they asking. The tension in the metallic wire is okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग बोलोगे कि टेंशन का हमने कभी पढ़ाई नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन फोर्स सेम थिंग, बट मैं उसका ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगी कि कैसा करना है। कुछ लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, सो यू कैन चेक द आंसर ओवर हियर। चलो, तो देखो इसमें क्या करना है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड बट विच इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज डिक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, दे हैव गिवन दिस रेट। तो बेसिकली अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखे, व्हेन यू कीप अ current carrying wire in a magnetic field, it definitely magnetic field will apply a force on that particular wire. और वो force कितना होता है? I'll write the force first. That force equal to how much? You have this B I L. यही होती है ना force? Okay. तो मेरे हिसाब से तो force तुम्हारी ये हो गई, तो I मुझे निकालना पड़ेगा कि उसमें करंट कितना कैरी कर रहा है। B हमें दिया गया है कुछ, और L भी हमें लेते हैं। तो और एक चीज सबसे पहले निकालते हैं I। अब ये करंट कैसे आएगा? अंकित ने कुछ बता दिया। अंकित, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये करंट हम कैसे निकालेंगे। द करंट विच इज फ्लोइंग इन दैट सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप हमने कहाँ पे रखा हुआ है? दैट सर्कुलर लूप इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट हम कैसे लिखेंगे? दैट योर ईएमएफ, जो भी इंड्यूस ईएमएफ रहेगा उसके अंदर, आई विल राइट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दिस इज हाउ यू विल राइट द करंट। बिल्कुल। अब इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालोगे तुम लोग? तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है विच इज चेंजिंग, तो उसमें उस लूप में जो करंट प्रोड्यूस होगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बस माइनस डेल फाई बाई डेल टी। यही होता है ना इंड्यूस ईएमएफ। तो बेसिकली मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के बाद मुझे लिखना पड़ेगा करंट कितना है, और करंट निकालने के बाद हम फोर्स निकालेंगे। सो यू गेट स्टेप समझ में आ रही है राइट? तो सबसे पहले निकालते हैं कि व्हाट इज अ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या आ जाएगा? मेरा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी है? ए। तो हम क्या करेंगे? तो माई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आई मेक सम स्पेस। ओके, मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ यहाँ पे ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, तो अब मुझे सबसे पहले फ्लक्स क्या है मेरा? इंटीग्रल BDS। तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है मेरे? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है।
तो आई राइट, और ds कितना है मेरा पाई ए स्क्वायर, सो आई राइट दिस इज माई b विच इज चेंजिंग विद टाइम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट कॉन्स्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखूंगी, सो मैं फ्लक्स को ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, माई फ्लक्स इज इक्वल टू बी विच इज चेंजिंग विद टाइम एंड माई पाई ए स्क्वायर। तो बेसिकली व्हेन आई अपसिलॉन, कैन आई राइट अपसिलॉन एज माई पाई ए स्क्वायर डेल बी बाई डेल टी। ये आ गया मेरा अपसिलॉन, बहुत बढ़िया। दिस विल बी माई अपसिलॉन, माई इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली। तो इंड्यूस ईएमएफ, हाँ माइनस साइन है, बट फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आई इग्नोर दैट माइनस साइन, फिलहाल मॉड्यूलस वैल्यू। तो अभी अपसिलॉन आ गया, तो करंट कैसे निकालूं मैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो आई डिवाइड विद आर, दिस इज अ रेजिस्टेंस नॉट रेडियस। तो मैं अपसिलॉन को हटा के क्या मैं इसको करंट लिख दूं, बिकॉज ये तो आ गई मेरी करंट, अपसिलॉन डिवाइडेड बाय आर, सो दिस इज व्हाट माय करंट इज। तो मैं करंट को अगले पेज पे लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ करंट मुझे क्या मिली, करंट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माई हाउ मच आर, दिस इज माई रेजिस्टेंस, एंड डेल बी बाय डेल टी बिकॉज इट इज चेंजिंग विद टाइम। उन्होंने वो नहीं दिया है, बट उन्होंने रेट दिया है कि डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू के, दे हैव गिवन दिस रेट विच इज अ कांस्टेंट फॉर नाउ। अब क्या बोल रहा है आगे कि चलो अब हमें क्या रखना है, हाँ अभी फोर्स इक्वल टू हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, हमें करंट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो हम यही मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, और लेंथ हमें पता है कि हम लूप कंसिडर कर रहे हैं, तो विल टेक अ 2 पाई आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे जाने से पहले आप लोगों को पता, मतलब ये एक सवाल होगा कि टेंशन इन द मेटालिक वायर बोल रहे हैं, तो कैसे करना है। तो देखो, अगर हम एक मेटालिक वायर को इमेजिन करें, एक उसका एक एलिमेंट को इमेजिन करें, सो आई विल ड्रॉ इट हियर। अगर हम एक ये लेट्स से दिस इज एन लेंथ एलिमेंट ऑफ अ मेटालिक वायर, लेट्स से पूरा सर्कुलर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम कॉलिंग दिस एज अ डी थीटा, ठीक है। सो लेट्स से तुम्हारा क्या है ये, आई जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ अब सही है, ठीक है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, लेट्स से दिस इज योर लेंथ एलिमेंट ऑफ दिस मेटालिक वायर, तो इसमें डेफिनेटली टेंशन लगेगा। टेंशन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स टेंशन, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। जस्ट इमेजिन यू हैव दिस लेंथ एलिमेंट और उसके दोनों एंड पे जो टेंशन लगेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, द टेंशन विल बी इन दैट डायरेक्शन। सो एक्चुअली दीज आर द टेंशंस which are on the length element that I am talking about. तो इस d थीटा को अगर मैं डिवाइड करूँ, let's call it as a d थीटा by 2 and this will be also my d थीटा by 2. तो एक्चुअली ये d थीटा by 2 हुआ, तो मैं इसके क्या करूँगी, कंपोनेंट निकालूंगी, I'll take the component of this tension. तो एक्चुअली क्या होगा, d थीटा by 2, अगर ये एंगल d थीटा by 2 है, तो ये एंगल भी मुझे मिलेगा d थीटा by 2 by ज्योमेट्री। तो ये एक्चुअली मेरा, if this is tension, if this is also a tension, this will be my t cos theta by 2. I'll write d theta by 2 and this will be my t sin d theta by 2. And similarly अगर ये टेंशन इधर लगेगी तो इसके ये दो कंपोनेंट होंगे, this will be also, so this component my t cos d theta by 2 और ये आ जाएगा मेरा t sin d theta by 2. तो बेसिकली cos वाले कंपोनेंट तुम्हारे क्या हो रहे हैं, cos components are getting cancelled with each other. So what is remaining, the sin component. तो एक्चुअली जो नेट टेंशन उसके ऊपर लगेगा on that metallic element, वायर का जो एलिमेंट मैं कंसिडर कर रही हूँ, that is nothing but my 2 times t sin d theta by 2. This is the total tension that is over for that particular element. ये समझ में आया टेंशन कैसे लग रहा है। जस्ट इमेजिन, ये एक्चुअली 12 की चीजें हैं जो जेई की में आती है, कि मेटालिक वायर है तो उस पे जो टेंशन लगेगा बोथ एंड में, उसको खींचेगा, टेंशन का डायरेक्शन को इमेजिन करो। सो दिस इज द एक्चुअली टोटल फोर्स और यू कैन से द टेंशन ऑन दैट वायर एंड दैट इज इक्वल टू माई IBL। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे डी थीटा बहुत छोटा है, हम अज्यूम करेंगे तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज अ थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। सो आई विल राइट दिस इज नथिंग बट माई 2t d थीटा by 2 इक्वल टू माई आई तो मैंने ऑलरेडी निकाला था, क्या था मेरा, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर and this will be how much, del b by del t and this is my b into l. तो l actually l को भी हम कैसे लिख सकते हैं, it's l is my length element. तो l को ये इसको मैं कैसे लिखूंगी, I'll write this is my r d theta. ये जो लेंथ एलिमेंट है छोटा सा, हमने छोटा सा टेंशन निकाला on that particular, so I'll write this as a d theta because that is an element. So instead of l I'll write a d theta. Is it visible guys? I guess it is. अब मैं थोड़ा स्पेस और बना लेती हूँ, हाँ आई गेस विजिबल है, ठीक है। तो बस अभी हम ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा t d थीटा इक्वल टू माई पाई, ये आ जाएगा माई a क्यूब डिवाइडेड बाई r, db बाई dt कैन बी रिटन एज अ k, ये जो db बाई dt कैन बी रिटन एज अ k इंटू b इंटू d थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है।
सो एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, बट डी थीटा इंटीग्रेट करने के बाद भी कट हो जाएगा. So this will get cancelled, so you will get tension equal to, you will get pi a cube k divided by r, and this b is a changing with time, so I'll write bt. So this is what the answer that I'm getting. Okay, so which option seems to be correct? Pi a cube k divided by r bt. So I'm getting the option B. What is your opinion? Anyone has different answer than this? चलो आगे बढ़े. हाँ, मेरा आवाज थोड़ा लेट जाता है. So give me thumbs up if you understood this, so that we can proceed. Give me thumbs up so that we can proceed. Okay, let's go ahead. Fine. So अगला question. Yes, this is the section B. Section B मतलब this actually questions are asked. So उसको आगे बढ़ने से पहले, हाँ चलो, these questions are asked only for your integrated PhD candidate. Integrated PhD candidate वो बच्चा जो सिर्फ इंटीग्रेटेड PhD मतलब क्या है, तुम्हारी MSc एज वेल एज PhD के लिए PFR में अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये सेक्शन है, राइट, बी. हाँ, आस्था इज सेइंग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाते. आस्था, व्हाट यू रिक्वायर इज द प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट आई कैन ओनली से. हाँ, आई टोटली अंडरस्टूड योर कंसर्न कि ऐसे क्वेश्चन मैम अभी तो ठीक है, अभी आराम से कर रहे हैं हम लोग, तो बन रहे हैं, बट एग्जाम में इतनी सारी चीजें क्लिक नहीं होती है, फटाफट करना नहीं आ जाता है, बट इट हैपन्स इन अ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के साथ ही ये चीजें आ जाती है, ठीक है. आई ओनली से कि प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आ जाती है. अगला क्वेश्चन, अ 2-dimensional इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज. ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, राइट. करेक्ट डायग्राम फॉर लाइन ऑफ अ फोर्स इज. करेक्ट डायग्राम फॉर लाइन ऑफ फोर्स इज. देखिए मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको, मैंने बड़े करके जूम करके रखे हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो, आस्था जैसे हम टाइम 1 घंटे में जितना कवर हो पाएंगे उतना हम करेंगे, नहीं हो पा रहे तो वी कैन हैव वन मोर सेशन, बट अभी टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो जितने क्वेश्चन आज पॉसिबल है उतने हम करेंगे आज, ठीक है आस्था. चलो पहले मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ. मैंने जूम करके रखा है क्योंकि यहाँ पे एरो इंपॉर्टेंट है, द एरोज आर इंपॉर्टेंट, राइट. सो शो मी, गिव मी द आंसर. द एरोज, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, राइट. व्हाट यू जस्ट नीड इज व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग. और दूसरा ऑप्शन ये था. दीज आर द 4 ऑप्शंस एक्चुअली, A B C D. सो शैल आई नेम इट? तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट योर ऑप्शन A, दिस इज योर ऑप्शन B, एंड दीज आर योर C एंड D ऑप्शन. ओके, ये था आपका ऑप्शन C एंड D. इसका आंसर मुझे थोड़ा बताओ. C एंड दिस इज माई D. कैसे करोगे, मतलब क्या लग रहा है आपको? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे पहले आंसर बताओ. इसमें कुछ एक स्टेप भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इट्स अ टोटली लॉजिकल क्वेश्चन, टोटली लॉजिकल क्वेश्चन है, एक भी स्टेप जो आपको मैथमेटिकली नहीं करनी है. कृष्णा, वेट, यू विल सी द नेक्स्ट 2 ऑप्शंस एज वेल. वो मैंने जूम करके रखे, चारों ऑप्शन एक्चुअली फिट हो पा रहे थे, बट एरो दिखाने थे मुझे, इंपॉर्टेंट था कि एरो दिखाने थे. यस, कौशिक, व्हाट इज योर आंसर? सागर, कृष्णा. सागर इज सेइंग लास्ट वन इज करेक्ट. नो, बिल्कुल नहीं. हाँ, किसी ने एक हिंट दिया है. सौरभ, किसी ने तो डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी, कौन था वो? यस, सागर, आपने ही बोला था कि डाइवर्जेंस इज 0. बहुत बढ़िया. डी इज नॉट द करेक्ट आंसर सागर. डाइवर्जेंस का हिंट अगर आपको पता है कि डाइवर्जेंस 0 है, तो आप डी कैसे बोल सकते हो? डी ऑप्शन में तो डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है कि वो 0 है नहीं. ज्योतिदीप, सुनीता, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. ज्योतिदीप, ए और बी में से कुछ हो सकता है, ऐसे बोल रहे हो क्या आप? मुझे देखने दो आज कि किस किस का क्या क्या आंसर आ रहा है, देखने दो. लेट मी, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, you just need to look at the diagrams very carefully, that is what I want to say. No need any calculation. Ashwini, hi. Gunjan, hi. Okay, Gunjan is saying B. No one is giving a correct answer. Why this is so? Sagar, why divergence is 0 for last option? No. You can see a negative divergence, its value is non-zero. You can clearly see. Kal. She is saying A. Okay. D is definitely not answer.
एनीवन हैज एनी अनदर आंसर? ओके, ए बी दिखा देती हूं मैं। आस्था, दीज आर ए एंड बी, दीज आर ए एंड बी. No one given correct answer. Richard Feynman has given the correct answer. Richard is absolutely right. Richard, you are absolutely right. Richard Feynman has given the correct answer. Option A. Okay, चलो इसको समझते हैं. देखो, first of all, कोई भी ये फील्ड लाइंस है ना, डेफिनेटली दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसका डाइवर्जेंस को पहले निकालो, क्योंकि वो तुम्हें आइडिया देता है. जब तुम डाइवर्जेंस निकालते हो ना, वो तुम्हें आइडिया देता है कि डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव. उससे तुम्हें डायग्राम से देखना मदद हो जाती है बेसिकली. तो अगर मैं डाइवर्जेंस को देख तो सागर ने ऑलरेडी डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है. डाइवर्जेंस कितना मिला था? डाइवर्जेंस वाज 0. सिंपली डेल डॉट ई कर दो, 0 मिल रहा है. तो डाइवर्जेंस 0 मतलब इसका ये मतलब है, व्हाट यू मीन बाय डाइवर्जेंस 0? तुम्हारा बेसिकली फ्लक्स 0 है. जितनी फील्ड अंदर एंटर कर रही है उतनी फील्ड बाहर जा रही है. द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल गेट दैट योर डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू यू गेटिंग 0. तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई कि एक ऐसा अगर मैं गॉसियन लूप कंसिडर करूं तो जितनी फील्ड अंदर जा रही है उतना ही बाहर जाना चाहिए. द टोटल फ्लक्स हैज टू बी 0. यहाँ पे मेरे ए और बी ऑप्शन बन रहे हैं, क्योंकि अगर सी और डी को देखोगे ना तुम लोग, तो इसमें बिल्कुल भी डाइवर्जेंस 0 नहीं है. यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग, इट हैज एब्सोल्यूट वैल्यू. डाइवर्जेंस इज नॉट 0. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, इट हैज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस. सो बेसिकली ये सी और डी तो पक्के है नहीं. तो ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन है मेरा ए और बी. तो ए और बी में से भी फिर से कंफ्यूजन आता है एरो में. अब ये एरो को कैसे सॉल्व करें? तो एक्चुअली क्या है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूं माइनस एक्स आई कैप, में इसको लिखती हूँ. आई राइट माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा ही ऑप्शन है ना. ठीक है, तो चलो अगर मैं कोई एक रैंडम पॉइंट ले लूं, लेट्स कॉल 1,1, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या मिल रही है? तो दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर ई बार ना. तो अगर मैं 1,1 एक रैंडम पॉइंट ले लूं स्पेस में, और अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग दिस ई बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप एंड दिस इज माई प्लस जे कैप. तो कोई एक रैंडम पॉइंट अगर मैंने स्पेस में लिया, दैट इज लेट्स से 0.11, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिल रही है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप. तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्या होता है एक्चुअली तुम्हारा? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अगर मैं डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बात करूं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसी मिलनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मिलनी चाहिए. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने स्पेस में कंसिडर किया है 1,1, उस पॉइंट पे चले जाते हैं. लेट्स कॉल दिस इज 0.11. ओके, लेट्स कॉल दिस इज 0.11. ऑप्शन ए को देखते हैं. लेट्स कॉल दिस इज 0.11. तो 1,1 के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसी आ रही है ना डायरेक्शन. तो देखो ना, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? टेंजेंशियल. तो अगर मैं टेंजेंशियल इसको ड्रॉ करूं तो ये वाला एरो सही आ रहा है. ये वाला एरो इस डायरेक्शन में आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन मैंने यहाँ पे मुझे क्या मिल गई? डायरेक्शन जो क्या आ रही थी मेरी? ऐसी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप. बात समझ में आ रही है? टेल मी इफ यू अंडरस्टूड दिस. गिव मी थम्स अप if you understood this. So that's why your option A is the correct option. That's why your option A is the correct option. Give me thumbs up if you understood. Yeah, do you want me to explain it more? Okay, Kal has given the thumbs up. बहुत बढ़िया. ओके, चलो आगे बढ़े फिर. थम्स अप दिख रहे हैं मुझे कुछ, सो वी कैन प्रोसीड. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस जोकर जैकलेस, यू कैन डू दैट वे एज वेल. ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन इट अगेन. तो देखो, ओके कोई बात नहीं, एक्सप्लेन इट अगेन. कौशिक, डिड यू अंडरस्टूड कि पहले ए और बी ऑप्शन मैंने क्यों चूज किया? कौशिक, डिड यू अंडरस्टूड दैट? ज्योतिदीप, आपको पहले ये समझ में आया ना कि मैंने ए और बी ऑप्शन क्यों लिया? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. मैंने ए और बी ऑप्शन क्यों चूज किया? यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज योर डाइवर्जेंस वाज 0. डाइवर्जेंस 0 था ना, इसलिए मैंने ए बी सिलेक्ट किया. ये तो सही बात है, बट ए बी में फिर से ए करेक्ट या बी करेक्ट, ये वाला कंफ्यूजन हमें था.
ओके, तो ए और बी में जो कंफ्यूजन था कि ए वाला करेक्ट बी वाला करेक्ट, वो कैसे एरो की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। एक की एरो ऊपर जा रही है, अगर मैं दिखा दूं तो इनकी एरो ऐसे ऊपर जा रही है और इनकी जो है वो नीचे जा रही है, इनकी एरो जो है वो नीचे जा रही है, सही बात है। तो एक्चुअली एरो में कंफ्यूजन था। तो ये क्या है तुम्हारी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, व्हेन यू ड्रॉ टैंजेंट, जब हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, राइट। दिस इज हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन व्हेन यू ड्रॉ टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे कि मैंने स्पेस में कोई एक रैंडम पॉइंट लिया, दिस इज माय वे टू डूइंग दिस क्वेश्चन, इसके बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली, बट अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या दिया हमें, सो आई विल राइट इट हियर अगेन, अगर दिख नहीं रहा है तो ई बार इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमें दिया गया था। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन। तो मैंने स्पेस में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया, लेट कॉल इट एज 1 1, तो मैंने x को 1 रखा, y को 1 रखा, तो मुझे एक्चुअली क्या मिला कि ई बार इज इक्वल टू 1 1 रखने के बाद आई एम गेटिंग माइनस आई कैप प्लस जे कैप। माइनस आई कैप प्लस जे कैप ये मुझे डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या देते हैं, डायरेक्शन। माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ करो तो कैसा होता है वेक्टर, ऐसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ पे आता है ये, ऐसे। तो ये वेक्टर मुझे मतलब मुझे मिला कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं टेंजेंशियली टेंजेंट ड्रॉ करूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर मैं ऑप्शन ए में टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ तो इस पॉइंट 1 1 पे जो मैंने रैंडमली स्पेस में माना है 1, 1, यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो एरो इधर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। बट इस पॉइंट, ये ग्राफ बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, दिस इज लेट्स कॉल पॉइंट 1 1, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वाला सही है, राइट। हमने 1 1 डाल के देखा तो हमें क्या मिल रहा था, डायरेक्शन लाइक दिस। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अभी तो समझ में आना ही चाहिए। कौशिक, जयदीप, ओके, तो आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या बोलते हो, आगे बढ़े, चलो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आई विल रीड द क्वेश्चन, तुम लोग मेरे साथ कैलकुलेट करो, ओके। द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप is defined in a region R of space by ax equal to 5 cos pi y, ay equal to 2 plus sin pi x, and az equal to 0 in an appropriate unit. If L is a square loop of wire in xy plane, which has its end at 0, 0, 0, 0.25, 0.25, 0.25, okay, in an appropriate unit, and it lies entirely in a region R. The numerical value of a flux of above magnetic field in the same unit passing through L is. क्या बोलते हो, क्या आएगा इसका आंसर, क्या दिया है बेसिकली, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ए बार उन्होंने दिया है और ए बार से हमें बी निकल सकता है, हाउ विल यू फाइंड बी, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए बार। तो पूछा क्या है एक्चुअली, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एल और पासिंग थ्रू दैट स्क्वायर, बेसिकली दैट इज व्हाट दे वांट। तो सबसे पहले निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से। तो अगर मैं उस तरीके से चली जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड योर बी बार दैट कैन बी गिवन बाय डेल बार क्रॉस ए बार। तो चलिए निकालते हैं क्विकली। तो डेल बार क्रॉस ए बार क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अभी ए के कंपोनेंट ठीक से लिखना, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और अगर मैं एक एक कंपोनेंट लिखूं तो वो मुझे क्या मिलने हैं, आई विल राइट दिस इज माय 5 cos pi y, next will be my 2 plus sin pi x and third will be 0 like this। तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, यहां से मुझे मिलेगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेती हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, सॉल्व अलोंग विथ मी, मेरे साथ कैलकुलेट क्विकली डू इट नाउ फास्ट। चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ, आई विल राइट द मैग्नेटिक फील्ड हियर, ओके। सो माय बी बार इक्वल टू हाउ मच, इफ आई टेक दिस विल बी 0 minus
ये क्या मिलेगा मुझे, 0 माइनस जेड से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो बेसिकली 0 आ रहा है इन आई कैप। माइनस जे कैप की डायरेक्शन में देखें तो वो भी मेरा आई गेस 0 ही आ रहा है। और अगर हम के कैप में देखें तो हाँ, ये 0 नहीं आ रहा है, कुछ मिल रहा है मुझे, बस के कैप मिल रहा है, मतलब आई एम गेटिंग ओनली अ के कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो के कंपोनेंट क्या रहेगा मेरा, दैट विल बी माई, I need to take a derivative with respect to x of this component 2 plus sin pi x and minus I need to take a derivative with respect to y of the component 5 cos pi y। यहां तक क्लियर है सबको कि मेरा सिर्फ k कंपोनेंट है, मेरा i और j कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। तो k कंपोनेंट क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो शैल आई गो टू द नेक्स्ट पेज और शैल आई रब दिस, मैं यहाँ पे ये रब कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन डू इट हियर ओनली। तो मुझे बस के कंपोनेंट मिल रहा है, तो के कंपोनेंट को मैं लिखूंगी कैसे, के कंपोनेंट इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरा कॉस पाई एक्स इंटू पाई, तो आई राइट पाई एंड दिस विल बी माइनस टाइम, पाई को एज इट इज रखो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, सो दिस विल बी अगेन प्लस, सो दिस विल बी माई साइन पाई वाई, और पाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड बी बार ओनली अलोंग विच एक्सिस अलोंग के कैप। ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है किसके डायरेक्शन में, के कैप में मिल रही है। कृष्णा 0 इज नॉट द आंसर, ओके। तो ये मुझे मिल गई मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, चलो कोई बात नहीं, बट आपको ये दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद एक्स एंड वाई। डिड यू नोटिस दिस, ये आपने नोटिस किया कि इट कंटेन अ वेरिएबल योर ए एंड सॉरी एक्स एंड वाई। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं बी बार को लिख लूँ यहाँ पे, सो आई राइट द बी बार, so b bar is equal to, I'll write it here, pi cos pi x, oh just a minute, yeah, so this is my pi cos pi x plus 5 pi sin pi y, यही था ना, this is only in a k cap, ये बस k cap में आ रहा है 5y, मैंने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है 5y, ओके। तो ये आ गई मेरी b बार। अब मुझे क्या चाहिए, तो फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स कैन बी गिवन एज इंटीग्रल बी डी एस एक्चुअली, और यू कैन राइट, ओके चलो जस्ट अ मिनट, हाँ फ्लक्स निकालना आता हमें, सो आई राइट दिस इज बी डी एस। तो डी एस मेरा जो स्क्वायर है उसके डायमेंशंस इन्होंने कितने दिए हैं, 0,0, 0,0.25 ऐसे ही दिए ना, 0,25, 0.25, एंड दिस इज ऑल्सो 0, sorry, this is my 0.25, 0 and this is my 0,0.25। तो एक्चुअली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर निकालूं, बिकॉज दिस इज चेंजिंग विथ एक्स एंड वाई, इफ आई कैलकुलेट माई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इफ आई कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, बिकॉज इट इज चेंजिंग विथ योर एक्स एंड वाई, सो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाली। तो मैंने क्या किया, सेंटर पे कोऑर्डिनेट होंगे मेरे 0.125, 0.125, तो ये आ जाएंगे मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट 0,125, 0.125, ये निकालो एट विच, एट पाई कॉस पाई एक्स प्लस 5y साइन पाई वाई। तो जहाँ पे x एंड y है वहां पे ये सेंटर वाले कोऑर्डिनेट पुट करके देखो एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया क्या लूंगी मैं, इफ दिस इज माय स्क्वायर लूप, मुझे इसके साइड पता है 0.25, 0.25, सो एरिया विल बी माई 0.0625। तो एक्चुअली ये जब करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.54, यू गेटिंग दिस आंसर 0.543। will you put the coordinate, सिर्फ ये जो x है y है यहाँ पे ये सेंटर वाले कोऑर्डिनेट पुट करके आंसर आ रहा है, यू गेटिंग दिस आंसर। एंड आई थिंक कैलकुलेशन वाला पार्ट, अभी इसमें कैलकुलेटर डेफिनेटली लगेगा, और मुझे लग रहा है कि TFR में कैलकुलेटर अलाउड है, राइट, कैलकुलेटर इज अलाउड इन TFR, एम आई राइट, जब तक मुझे याद है कैलसी इज अलाउड, अगर ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन है तो वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर तो रहेगा ही। दिस इज हाउ यू गेटिंग द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग।
So I'll read the question. The question is, a light rigid insulating rod of length L is suspended horizontally from a rigid frictionless pivot at one of the end. At a vertical distances h below the rod, there is an infinite plane conducting plane which is grounded. If two small light spherical conductors are attached at the end of the rod and given charges plus q and minus q as indicated in the figure, the torque on the rod will be. Okay, Dheeraj Singh is asking why you choose the coordinate. Dheeraj, I choose the coordinate at the center because x and y, definitely it is not a uniform magnetic field that they have given. The field is changing at your x, y at every point. So I have taken the reference as my center of that square loop. तो वो बस हमने पुट किया है. ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में कैसा है एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. यू आर सपोज टू यूज द मेथड ऑफ इमेज चार्जेस. आपको क्या यूज करना है? मेथड ऑफ इमेज चार्जेस. इसमें आपको टॉर्क निकालना है. हाउ डू वी डिफाइन द टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सबसे पहले फोर्स निकालना है. फोर्स कैसे निकालोगे? यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस. तो मेथड ऑफ इमेजेस में क्या है तुम्हारा कि इसकी तुम्हारी इमेजेस कितनी बनेगी? तो दो तुम्हारे चार्जेस है एक ग्राउंडेड प्लेट के ऊपर, तो नीचे भी दो इमेजेस बनेगी. तो टोटल फोर्स पहले हमें उसके ऊपर निकालना है. आई एम रफली गिविंग यू द स्टेप्स. हम इसको सॉल्व भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेटेड, वी आर सपोज टू कैलकुलेट टॉर्क. हाउ डू वी डिफाइन टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट कौन सी फोर्स? वो फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है, माइनस क्यू के ऊपर लग रही है. तो माइनस क्यू के ऊपर टोटल चार्ज, सॉरी टोटल फोर्स कितनी लगेगी? यू आर सपोज टू इंक्लूड द इमेज चार्ज फोर्स एज वेल. तो और फिर हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आंसर आ जाएगा. तो इसको थोड़ा आराम से करते हैं, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. आई ड्रॉ द फिगर. हाँ, तो ये था तुम्हारा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है ना, तो आई ड्रॉ इट हियर. सो दिस इज माई प्लस क्यू एंड दिस इज माई माइनस क्यू एंड दिस इज द रॉड एक्चुअली लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेन रखी हुई है. तो इसके इमेजेस कहाँ पे बनेंगे? दिस डिस्टेंस दैट दे हैव गिवन इज L/2 और ये डिस्टेंस L है. तो इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी, ये पॉजिटिव बनेगी, राइट. सो आई राइट पॉजिटिव Q, क्योंकि अपोजिट इमेज बनती है. और इसकी कितनी बनेगी? अगर ये भी डिस्टेंस मेरा L/2 है तो ये यहाँ पे कितनी बनेगी? एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस यू विल गेट दिस इज एज अ माइनस क्यू. इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? आस्था इज आस्किंग मैम माइनस पर क्यों ले रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. हाँ, ओके. आस्था यू टेल मी. चलो, हाँ, आप ये बोल रहे हो ना माइनस क्यू पे क्यू टॉर्क ले रहे हो, बिकॉज दैट इज द फ्री एंड. आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है ये तुम्हारा, दिस इज टाइड टू दिस रिजिड सपोर्ट. यही है जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, वही घूमेगा. बात समझ में आ रही? ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर ही टॉर्क लगने के बाद क्या होने वाला है? ये घूमने वाला है. इट विल गो इन अ सर्कुलर मोशन. दिस माइनस क्यू चार्ज ओनली. एक्चुअली इसके ऊपर अगर ये भी फोर्स लगता है ना तो हम कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी टॉर्क लगने के लिए फोर्स चाहिए दैट विल बी अ परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन का ही फोर्स हम कंसिडर करने वाले हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स हम नहीं कैलकुलेट करेंगे. हॉरिजॉन्टल फोर्स हम नहीं लेंगे, वो जो वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है उसी को लेने वाले हैं, क्योंकि दिस इज द फ्री एंड. वही घूमेगा ना. इमेजिन द सिचुएशन, वही क्या होने वाला है? घूमने वाला है. चलो, अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू, अगेन आई एम गिविंग यू अ क्लियर आइडिया कि हम इसके ऊपर टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, और वो भी परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स अगर लगता भी है तो कोई काम का है क्या? नहीं. टॉर्क उसके ऊपर, मतलब टॉर्क कहाँ पे लगेगा? मतलब व्हाट, ये कब घूमेगा? जब इसके ऊपर ये वाला फोर्स. इसकी अगर हम इमेज चार्जेस ड्रॉ करेंगे तो हमें ये इमेजेस मिल रही है. तो इसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगा दैट वी वांट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट विल बी लाइक दिस. लुक एट दिस डायग्राम. मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, द फोर्स विल बी रिपल्सिव, राइट? हाँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी. ओके, इसकी वजह से क्या लगेगा? रिपल्सिव. तो मतलब मैं बस एक वेक्टर डायग्राम, और ये पॉजिटिव ब्लैक एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब ये निकालते हैं फोर्स. तो एक्चुअली इसका अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करें, लेट्स कॉल इट एज अ फोर्स 1, लेट्स कॉल इट एज F1 ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. और हाँ, मैं ये वाला पेन यूज करती हूँ, F1. लेट्स कॉल इट एज F2. मुझे बताओ ये वाला चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, व्हाट इज दिस?
वो हम लेने वाले हैं क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम ले ही नहीं रहे, हम कौन सी फोर्स वाली, अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक जाएगा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, अगेन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमें जरूरत नहीं, से परपेंडिकुलर कंपोनेंट, व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दैट विल बी माय k, I'll call it as f1 cos theta, and definitely this theta will be how much, 45 degrees. So I'll quickly write now k times q square divided by distance square, distance कितनी हो जाएगी मेरी, माइक से थोड़ा दूर रहो, आवाज बफर कर। ओके प्लीज चेक माय वॉइस, ठीक है, आई गेस अब आवाज थोड़ी सी बफर कर रही थी, अब थोड़ी ठीक आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये f1 cos थीटा को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा k q स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है मेरी, टोटल l है, तो आई राइट दिस इज l स्क्वायर, एंड हाउ मच cos थीटा, तो cos 45, cos 45 इज हाउ मच, 1/√2, 1/√2, एंड मल्टी, दिस इज जस्ट अ फोर्स, हमें टॉर्क चाहिए तो फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l, सो आई मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l, ये तो होगा एक फोर्स। अब ये दूसरा फोर्स, मैं F2 की बात करूं, आई राइट दिस इज नथिंग बट माय F1 cos थीटा, F2 कितना आएगा मेरा, बट वो नीचे की तरफ है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सो आई राइट माइनस k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओ डिस्टेंस का कुछ पंगा हुआ राइट, हाँ डिस्टेंस का पंगा हुआ, जस्ट अ मिनट, आई अंडरस्टूड, हाँ समझ में आया, जस्ट अ मिनट, डिस्टेंस कितना लेना चाहिए, डिस्टेंस कितना लेना चाहिए, डिस्टेंस ये आएगा ना, ये डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं ना हम, तो डिस्टेंस आ गया मेरा √2 टाइम्स l, सही बात है, ओके, हाँ बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, हाँ डिस्टेंस क्या आएगा, √2 टाइम्स l, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर, सो आई राइट हियर 2l स्क्वायर, अब सही है, बिल्कुल सही है, चलो F2 क्या आएगा, मैं नेगेटिव क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो वो क्या आएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे l स्क्वायर, सो आई राइट l स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, L, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है L, तो मुझे मिलेगा टॉर्क, तो अभी ये दोनों टॉर्क को क्या करने वाले हैं, हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल सही सागर, बहुत बढ़िया, तो अभी इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट टॉर्क मुझे क्या मिलेगा, सो जस्ट पे अटेंशन, यू विल हैव k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू l माइनस, थोड़ा सा स्पेस बना लूँ ना मैं, हो सकता है कि थोड़ा ये मेरे पीछे चला गया हो, हाँ अब सही है, ये हम टॉर्क को, नेट टॉर्क निकाल रही हूँ मैं, माइनस ये क्या आएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर इंटू l, इंटू l क्यों किया मैंने दोनों जगह पे, टॉर्क है ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस आंसर आ जाएगा अभी, जस्ट मिनट, हाँ तो कॉमन वाले टर्म बाहर निकाले, तो कॉमन क्या क्या है मेरा यहाँ पे, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एक्चुअली ये कट जाएगा, क्योंकि एल के साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा बाहर एल, तो अंदर क्या मिलेगा फिर आपको, ब्रैकेट में आपको बचेगा, दिस विल बी 1/2√2 माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है टोटल टॉर्क, गाइज आर यू लिसनिंग, शो मी थम्स अप इफ यू लिसनिंग टू मी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग अ नेट टॉर्क, ये मिल रहा है मुझे नेट टॉर्क, बट आंसर तो ऐसा है नहीं, तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके हाँ, के को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने के लिखा था ना उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इंस्टेड ऑफ के आई राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ गुड गुड गुड, यस, तो टॉर्क क्या मिल गया मुझे, अगर मैंने ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो मिल जाएगा मुझे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दिस इज माय डिनोमिनेटर, और 4, ये जो 4 है इसको मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो ये मिलेगा मुझे √2 माइनस 4, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज द आंसर एक्चुअली, समझ में आया, तो प्लीज चेक योर आंसर, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है फिर, ठीक है मैंने सारी स्टेप्स तो लिखी है आपके सामने, आंसर आंसर आ रहा है, आंसर कौन सा आ रहा है, उन्होंने आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन, हाँ माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो यही आ रहा है, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी और सी तो सेम ही लग रहे हैं मुझे, टाइपिंग मिस्टेक होगा कुछ, कोई बात नहीं, आंसर तो हमें मिला है। तो वी गेटिंग माइनस, हाँ नो नो अलग है डी, क्योंकि अगर ये हम 4 इस साइड में ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, एवरीवन गॉट द आंसर? ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हाँ ओके, कोई पूछ रहा है मैम जीरो पोटेंशियल है क्या? एक मिनट, मैं जैसे इस कैमरा को ठीक से कर लूं, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ मैम जीरो पोटेंशियल है क्या ऐसे इमेज बनने का कारण? जस्ट कंफर्मिंग। ओके जोकर, सी दिस कंडक्टिंग प्लेट इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड है तो जीरो पोटेंशियल ही होगा, है ना? द कंडक्टिंग प्लेट इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड वर्ड यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, जो इमेज उन्होंने दी है, दैट प्लेन इज ग्राउंडेड, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस। तो बेसिकली हमने इसके ऊपर टॉर्क निकाला कि कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, साइन इधर उधर हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, डिस्टेंस मैंने कुछ और ही लिया, दीज आर द कॉमन मिस्टेक। क्या लग रहा है आपको, यही मिस्टेक होती है ना? you will understood the question as था। today I'm not taking the PhD वाले questions, let's see, can I arrange one more session, let's see। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग कहाँ गलतियां कर रहे हो, डिस्टेंस लेने में एक टर्म का साइन प्लस माइनस हो गया, मतलब क्योंकि ऑप्शन देखो दोनों टाइप के हैं, सी और डी, और यहीं पे तुम लोग मिस्टेक कर, इवन दो यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग करेक्टली, वो प्लस माइनस साइन की वजह से आंसर क्या होने वाला है, गड़बड़ करने वाला है। तो ईडी में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, हमेशा याद रखना, ईडी में दो चीजें, एक चीज है तुम्हारा साइन, साइन अगर इधर उधर होगा ना पूरा आंसर गलत, और वहां पे डेफिनेटली वो गलत वाला ऑप्शन होगा ही होगा, ये मान के चलो, जो तुमने किया है ना गलत, वो ऑप्शन पक्का वहां पे रहेगा और तुम लोग खुश हो जाएंगे, आंसर तो आ गया और कर लिया आपने। दूसरी चीज ईडी में ध्यान रखना, डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर ठीक से समझ गए ना तो आंसर, आधा आंसर वहीं पे आ जाता है। तो टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, टुडे वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। थैंक यू एवरीवन सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो सी यू इन द इवनिंग एट 4 PM साहिल सर के साथ, ही विल टेक योर क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।